वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मुसलसल कहा जा रहा है कि अगर निगरान वजीर आजम मईशत दान हो तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, बिगड़ी मईशत दुरुस्त हो जाएगी वगैरह वगैरह। आप इस सोच से मुत्तफिक हैं? ये बिल्कुल जोकरों वाली सोच है। ये जोकर्स हैं सारे, क्लैरिकल किस्म की थिंकिंग होती है, इंतहाई सतही बोधी, बिल्कुल बेहुदा। देखो बात सुनो, इकोनॉमिस्ट क्या होता है? अल्लाह माफ़ करे, को पैगंबर होता है, कोई जादूगर होता है, वो एक टेक्नीशियन होता है, वो एक टेक्नोक्रेट होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार, उसको टूटा हुआ सितार दे दो या पियानो दे दो जिसका कीबोर्ड ही गायब हो, क्या करेगा वो? बताएं मुझे। चीथड़े उठाओ, दुनिया के बेहतरीन दर्जी को दे दो कि इससे मुझे ना बड़ा खूबसूरत सा सूट सी दो, क्या करेगा वो उन चीथड़ों का? अच्छा, फटा हुआ ढोल, एक ढोली हमारे यहाँ को बच्चियाँ हैं, एक दो बड़ा अच्छा ढोल बजाती हैं, सुना ही है मैंने, ये अखबार में पढ़ा है। उनको फटे हुए ढोल दे दो, अब मुझे बताओ वो क्या करेंगी? दुनिया का आला तरीन तरखान पाकिस्तान, हमारे चिन्योट में बेहतरीन फर्नीचर बनता है, बहुत खूबसूरत। उनको दीमक ज़दा लकड़ी दे के कहो इसका कुछ करो, वो होश करो। इकोनॉमिस्ट, ओ भाई, मईशत दान मैंने पहले अर्ज किया, कोई जादूगर नहीं होता। इक्तसादियात है क्या, इसको समझो। पहली बात तो ये है कि मॉडर्न इकोनॉमी इज नथिंग बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके किसान ने बड़ी मेहनत की, एक शिप भरा हुआ रुई का, F-16 का एक पुर्जा, मैं बड़ी क्रूड सी मिसाल दे रहा हूं, क्या औकात है? और कभी सोचा है जिन्होंने ये कंप्यूटर शम्प्यूटर या ये नेट नोट ये वो इजाद किए हैं, कभी सुने उनको उनका 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 वेल्थ का और फलाना ढमकाना? ये आज भी हैं, चड्डियाँ बना बना के बनियाने तौलिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की तमीज़ ही नहीं, चूँकि वो अगेन साइंस और टेक्नोलॉजी है। अच्छा, एक और बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी उसका बच्चा है, उसकी पैदावार है, वो क्या है? वर्क एथिक्स। इस मुल्क में पंक्चुअलिटी नाम की चीज़ ही कोई नहीं। क्लर्क से लेके बेगैरत साहब वो टाइम पे ऑफिस ही नहीं जाते। इतने बेशर्म बेहया लोग हैं, साहब के आने में घंटा होता है, एसी ऑन कर देते हैं। जाती तौर पे पता है मुझे, एक चीज होती है पंक्चुअलिटी। पहले राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस के और खाते थे, अब और हैं। 9 रीजंस हैं जिनमें नंबर 1 पंक्चुअलिटी है, पाबंदी औकात। नमाज का पहला सबक है। अच्छा, काम में, अपने काम में प्राइड लेना, ईमानदारी, मेहनत, फोकस्ड होना। ये क्या करेगा बेचारा इकोनॉमिस्ट? क्या पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इकट्ठे कर लो, अपने वर्क एथिक्स ऐसे के ऐसे ही रखो। चपड़कन आती है, काम नहीं करते, मुखलिस नहीं है, मेहनती नहीं है, फख्र नहीं करते, हराम खाते, ये वो सारा। तो ये इसके होते हुए पूरी दुनिया के टॉप के इकोनॉमिस्ट ले आओ, जब तक आप अपनी बुनियादी, मैं क्या कहा करता हूं हमेशा, हमारे हर शोबे में बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है तो अच्छा, एक बात सुनो, दुनिया का जो सबसे कामयाब फार्मर है, किसान है, चलो उसको तुम ऐसे करो, कलराठी जमीन दे दो, घटिया रेत दे दो, गला सड़ा बीज दे दो, पानी खारा हो, खाद वगैरह ना हो, क्या तोप चला लेगा वो? कंडीशंस होती हैं हर चीज के लिए, ये नेचर का उसूल है। और ये जमाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जिस तरह की टक्करें हम मार रहे हैं ना, मक्खियों पे मक्खियाँ और ये और वो और फलाना, शरबत बना लो या अचार बेच लो, ठीक है फाइन, बट ये एज है साइंस और टेक्नोलॉजी की। उसमें इकोनॉमिस्ट आ जाए, वो कौन सी तोप चला लेगा? वो क्या करेगा वो? इट रिक्वायर्स
अ सर्टेन कल्चर, एक खास तरह का रवैया, एक खास तरह का इज्तमाई कौमी मिजाज, जिनको सड़क अबूर करनी नहीं आई 75 साल में, जिनको गाड़ी चलानी नहीं आई, खोता करोला से उठ के किसी और में घुस गए तो उनको पता कख नहीं है, ना कोई लेन ऑब्जर्व करता है इस मुल्क में। एक दफ़ा एक आईजी साहब, अच्छे आदमी थे, आरिफ साहब था उनका नाम गालिबन, तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ये लोगों को अपनी अपनी लेन में नहीं रख सके। उन्होंने कहा जी वो कोहराम मच जाएगा शहर में, कि जी क्या रिक्शे वाला ये करेगा, फलाने वाला वो करेगा, फलाने वाला वो करेगा, जज साहब की गाड़ी पकड़ी गई तो ये हो जाएगा। बस ये तो इस तरह का मुल्क है, इसमें इकॉनमी लगे रहो आप। आगे चलते हैं। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल, बिजली 100% और आटा, घी, दालें, ब्रायलर मुर्गी, सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया 200% से ज़्यादा महंगी हुई हैं और आखिरी दिन वासा ने पानी की कीमत में 200% इजाफा कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? पता नहीं क्यों वासा ने पानी की कीमत में 200% इजाफा कर दिया। आपका ये जुमला सुन के मेरा ध्यान करबला की तरफ गया। आई डोंट नो व्हाई। मैं किसी को यजीदी नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल आपने कहा कि मैं इनको किस नज़र से देखता हूँ, मैं इनको खा जाने वाली नज़रों से देखता हूँ, मैं इनको खून आलूद नज़रों से देखता हूँ। एक आध के साथ काम नहीं होना, मेरा बस चले और मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो, मैं तो एक को भी ना छोड़ूं। और इस हुकूमत के बारे में अगेन मेरा दिल ये करता है कि सियासी तारीख के कैलेंडर से ये 16 माह कैलेंडर से चुरा लूँ कि पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आया ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाए ये PDM जो हैं, गाटे गर्दने, सूट बूट टाइयाँ, ये वो सारी सवाए मरने के, मेरा ख्याल है उन्होंने मौत पे पता नहीं कोई टैक्स है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ आने वाले इकोनॉमिस्ट को, माहिरीन माशिया, कि मरने पे टैक्स लगाओ और शरह कैसे हो। देखो मेरा बैकग्राउंड तो इकोनॉमिक्स का है ना। मरने पे टैक्स लगाओ और शरह कैसी होनी चाहिए। शीर खारी की मौत पे सबसे कम टैक्स होना चाहिए। जो बच्चा अभी 2, 4, 6, 8 महीने में शीर खारी दूध पीने के ज़माने में मर जाए, उस पर सबसे कम टैक्स। बचपन की मौत में उससे ज़रा ज़्यादा टैक्स, जवानी की मौत पे उससे ज़्यादा टैक्स, और जो बुढ़ापे की मौत पे टैक्स सबसे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसकी ऑक्सीजन खाई है, रो रो के रोटी खाई है, उस पे सबसे ज़्यादा टैक्स। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आबादी कम होगी, गुर्बत भी कम होगी। जाहिर है आबादी कम होगी तो गरीब ना रहेगा तो गुर्बत, गरीब जल्दी से मरने की ख्वाहिश करेगा कि जान छोड़ जाए ज़्यादा टैक्स से और लवाहकीन पे कम से कम बोझ पड़े। तो इनके बारे में पूछना कि 16 माह की कारकर्दगी क्या है, क्या है सिवाय मज़ीद तबाही के, बर्बादी के, ज़िल्लत के, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करने के। और खुदा की पनाह, बस आगे चलो। मुझे खुद आज बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं किडनी का है प्रॉब्लम मुझे, आई डोंट नो। बहरहाल आगे चलो। करे हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म और नूनी के सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा असम्बली मुल्क की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है। कौम से माफ़ी मांगता हूँ, असम्बली में पढ़े बगैर बिल पास होते रहे। क्या लोगों पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं? देते थे तो कितना? अवाम ने सिर्फ खोया ही खोया है। खुशी है कि अवाम को निजात मिल गई। देखो बात सुनो, मुझे तो ये 2-4 लोग बहुत खूबसूरत हैं, ये बात कर जाते हैं। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, ये एक ज़माने में मनु भाई, मैं, एक अखबार अब्बास हैदर, हम तीनों थे, हमारी टीम थी। तो मैंने लिखा ये असम्बलियाँ नहीं हैं, ये अस्तबलियाँ हैं। अस्तबल होता है घोड़ों का। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी कहता हूँ, पंजाब असम्बली ने हमें कॉल कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो किया, उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बिल्कुल ठीक। देखो ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट आया है पिछले 2-3 महीनों में। एक
शहबाज शरीफ, अगेन हेड्स ऑफ टू हिम, कि समाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, इन सब में सब हैं। दुख की बात है, हम इतने गए गुजरे लोग हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक इतनी बड़ी बात करता है, इस पे तो कोहराम मचना चाहिए था, इस पे प्रोग्राम्स होने, लेकिन नहीं, हमें करंट अफेयर। केड़ा करंट अफेयर हो थोड़ा, थोड़ा तो कोई अफेयर अव्वल तो अफेयर ही कोई नहीं, दूसरे करंट कोई नहीं, दूसरा ये स्टेटमेंट कि कौम से माफी मांगता हूं, ये बदतरीन असेंबली का मैं हिस्सा रहा। कौन कह रहा है? एक साबिक वजीर आजम और एक बावकार आदमी। फिर वो सवाल क्या उठाता है कि टैक्स लगाने वाले खुद कितना टैक्स देते हैं। इस मुल्क का अगर कोई वाली वारस है, कोई हमदर्द है, इनको सामने लाए। हर बंदा जो थोबड़ा उठा के असेंबलियों में, सेनेटों में जितने लोग जाते हैं, कौम को बताओ तुम कितना टैक्स देते हो, तुम सब लोग कितना कितना टैक्स देते हो। करोड़ों रुपया अपनी कैंपेन्स पे खर्च करके आने वाले, मैं बाकी लूट मार की और बैरून मुल्क के साथों की मैं बात नहीं कर रहा, तुम कितना टैक्स देते हो। कौम को ये हक नहीं कि जेडे मामे बने हैं वो कितने खड़े ने। आए वक्त एक इतना तौहीन आमेज और इतना जिल्लत आमेज और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है विद माई काइंड ऑफ बैकग्राउंड। टैक्स रिटर्न आजकल उस पर काम कर रहे हैं, इट्स सो एम्बैरसिंग। लगता है टैक्स, जो टैक्स पेयर है वो चोर है, यानी जो दे रहा है वो चोर है। ऐसी ऐसी शिकें हैं। मुझे कल मेरे जो अब्दुल कादिर उनका नाम है, वो कल मुझे बता रहे थे कि ये जो आप ये काम करते हैं वो नहीं, कोई जो बाकायदा जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं इदारे, जैसे शौकत खानम है या SOS विलेज है, इस तरह के, उनका जो है वो शुमार कतार होता है। मैंने कहा वजह, उसने कहा जी कौम ही ऐसी है, कौम ही ऐसी है, इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इसका मतलब है जो नाजायज फायदा नहीं उठाता वो तो मारा गया है। अब मैं पागल हूं, मेरे इर्द गिर्द अगर भूख नाच रही है, मेरे अंडरपेड, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं अंडरपेड हैं, गार्ड्स हैं हमारे बेशुमार, माली शाली, ये बेलदार, ये वो सारे, मैं SOS भागा जाऊं, शौकत खाना मेरे पास है घर के, क्यों जाऊं मैं उधर, मेरे तो इर्द गिर्द है। तो ये एक गंदा गलीज निजाम है, इतना इसको सादा कर देना चाहिए, इनको ज्यादा मिलेगा। फिर जो अच्छा तगड़ा टैक्स पेयर है, या स्लैब्स बना दें आप, उनको कोई इंसेंटिव दो। ये चुदराहटों का मरा हुआ मुआशरा है, इनको थोड़े लॉलीपॉप्स दो कि जो इतना देता है, इतने लाख देता है या इतने करोड़ देता है, उसका ये सारा नहीं, कुछ भी नहीं, डकैती है। अच्छा, ये अशराफिया अलमारूफ बदमाशिया, ये टैक्स कितना देती है यार, कौम को इतना हक नहीं कि जिन कंटुटों को वो वोट देते हैं उनके बारे में इतना तो जानने का हक है। ये टैक्स देता है, नहीं देता, और देता है तो कितना देता है। बिल्कुल ठीक कहा शाद खाकान अब्बासी ने, इससे ज्यादा क्रेडिबल क्या होना है। एक तो खुद एक बावकार आदमी, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कोई इस तरह के मामलात में, साबिक वजीर आज़म है, इतनी देर से इसी काले धंधे में है, वो कह रहे हैं तो कोई शर्म हया करे इस मुल्क में कोई कि इसको कंपलसरी करो, कभी डिक्लेयर करो। चलें, ठीक है। हसन साहब, मरियम नवाज ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवान लैपटॉप देने वालों का साथ दें और इलेक्शन में मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। यार मरियम के बातों का बयान अजीबो गरीब होते हैं, बिल्कुल मेरे मासूम जैसे बच्चा नहीं होता, जैसे जो चांद कहते हैं ना, खेलन को मांगे चांद, आस्किंग फॉर द मून। तो मुझे बात औक़ात वो उसमें मासूमियत होती है या क्या बेखबरी होती है, लाइल्मी होती है, जहालत होती है, या वोट बटोरने के धंधे होते हैं। ओ भाई, आपको अब तक पता नहीं चला, प्रोग्राम्स हो चुके हैं इस पे कि आप लोगों ने जो सीक्रेट किस्म के सर्वेज करवाए हैं, उनमें पता लगा है कि आपका वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं है। आपके लिए नौजवान इस मुल्क का कमान से निकला हुआ तीर है जो वापस नहीं आएगा।
40 साल पुरानी नस्ल को आपने एक्सप्लॉइट किया, रज के किया। चोर चक्के पुलिस में भर्ती, इधर को 60 साल के पटवारी भर्ती को प्लॉट, ये सारा चक्कर चलता रहा, पता है मुझे, आई एम प्रीवी टू दिस। खुद हमारे पेशे में ये कैसे इसको वल्गराइज और करप्ट किया गया है सारा मुझे बहुत अच्छी तरह पता है उसका। तो ये लैपटॉप, अच्छा कमाल की बात है, वो लैपटॉप जेब से दे रहे हो, चलो फिर तो को बात समझ में आई। ये मरियम बीबी ने सोचा कि चलो मैं अपने बरखुरदार का हैंडसम स्मार्ट लड़का है माशाल्लाह, उसका सदका उतारती हूँ, कोई एवं 50 करोड़ दे लैपटॉप बन देने, कोई उन्हीं का माल, उन्होंने दी जुतियां, उन्होंने सिर। ये ऐसे ही है जैसे एक मन गंदम किसी से छीन के उसको एक मुट्ठी गंदम दे दो। वो लैपटॉप जेब से दे रहे हो, या तो जेब से दो, थोड़ी सी कोई, इट मेक्स सम सेंस। यू आर ट्राइंग टू ब्राइब द यूथ, खरीद रहे हो वोट इस बहाने, ऐसे नहीं होगा। ये अगर करना है तो कुछ और करना होगा आपको। ये हरबे पुराने हो चुके, घिस पिट चुके, आउटडेटेड हैं। अब मंडी में ये माल नहीं चलेगा, ये नोट, ये करेंसी नोट मतरूक हो चुका है। हजरत साहब, एक तरफ हुकूमत लैपटॉप तकसीम कर रही है, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस की फीसों में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि वाह कैंट में बाप ने कॉलेज फीस ना होने पर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी चंद रोज से फीस का मुतालबा करी थी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग क्या, पूरी अलार्म हर जगह। जिस बंदे को पेट लगा है समझो उसको अलार्म लगा है। अब वो कब बचता है, कैसा बचता है, ये देखो ना कैसी अजीब ढिटाई की आखिरी इंतहा है। ये कहते हैं मुल्क ट्रैक पे आ गया। ओ भाई, ये ट्रैक है तुम्हारा शैतानी किस्म का, इब्लीसी किस्म का, कि एक बाप कितना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वो बाप, बच्ची है मासूम, वो तकरार कर रही हो विदाउट रियलाइजिंग कि बाप तो हमें पता नहीं 2 वक्त की रोटी कैसे खिला रहा है, तो मैं स्कूल की। अच्छा, ये जुर्म है, ये भयानक जुर्म है। लेकिन नहीं, लैपटॉप, अच्छा ये तजादात का मुल्क है, भयानक तरीन तजादात। किसी को इतना फुर्सत नहीं है या कर लेंगे। मैं कभी कभी अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं और मैं मसलसल सोच रहा हूं और मुझे इसका कोई वाज़ेह 2 टोक जवाब नहीं मिल रहा। जितनी तबलीग, जितना आवाज़, जितने लेक्चर, जितने भाषण, जितने खुतबे हमारे मुल्क में दिए जाते हैं, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो। मैं मिडल ईस्ट से बहुत वाकिफ हूं, बहुत, दर्जनों बार। मेरा तो एक जमाने में मैं बरो मरकज सऊदी अरेबिया रहा है, नहीं होता। नतीजा 0। क्यों? मेरी अकल में नहीं आता। पहले स्कूल फी जो है उसका बंदोबस्त करो। लैपटॉप, ये लॉलीपॉप हैं, ये बाद में देना। हकायक यही हैं। और इस मुल्क में 2 ही तो इंडस्ट्रीज रह गई हैं, एक तो तालीम फरोशी है और दूसरा सेहत फरोशी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उनका भी हाल बहुत, उनका भी हाल इतना खौफनाक है कि तुम सोच नहीं सकते। संडे मेरे दोस्त ख्वाजा साले, इट वाज संडे, उनकी तदफीन के लिए गए, गुजरांवाले वापस आए। मुझे रास्ते में पता चला कि छोटा बेटा मेरा आशिम, उसका वो नी कैप डिसलोकेट हो गया। टॉप के हॉस्पिटल में, पास ही है हमारे घरों के, नाम क्या लेना। 1.5 घंटे में डॉक्टर आया, इट वाज संडे, एक्सरे उपसरे करके बैठे वो। तो ये छोड़ो, ये 2 धंधे हैं। सबसे बड़ी सनत इस मुल्क की, सबसे बड़ी तिजारत इस मुल्क की है सियासत और जमहूरियत। उसके बाद तालीम और हेल्थ, ये याद रखना। चलो हज़रत साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हज़रत साहब, नदीम मलिक के प्रोग्राम में साबिक वजीर फैसल वाविडा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की जिस तोशाखाना केस में नाअहली हुई, इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर नवाज शरीफ, शाद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और सदर अलवी भी फंसेंगे, क्योंकि तोशाखाना से तोहफे लेने वाले बहुत से सियासतदानों ने डिक्लेरेशन नहीं दी। ये जो फैसल वाविडा है, मैं मुलाकात तो मेरी नहीं है, लाइक सो मैनी अदर्स, बिकॉज मैं गोशा नशीन आदमी हूँ, मिलता बिलता कम हूँ, तो लेकिन आई लाइक हिम। ये बंदा दलेर भी है, दानिशमंद भी है, और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है इसमें वो है कि मुंह फट भी है, ठोक के।
पीटीआई के साथ था तब भी मुंह फटता, ओ मुंह आई गल न रही, मतलब एहो जी बंदा ज़ाया हो जाए, जुमला या बात नहीं ज़ाया करनी। सो ये इस तरह का बंदा है। तो जो तोशाखाना के हवाले से बात की है, ये सारा कुछ मशकूक हो जाएगा। ये घड़ियां मड़ियां हो, यहां तो घंटा घर ले गए, मर्सिडीजें ले गए, पता नहीं क्या क्या ले गए, लूट सेल। अभी फिर एक ड्रामा हुआ है कि जी वो इसको भाई बेच दो, बेच के बच्चों के साथ यूं करो, जब सारा कुछ नंगा होके आ गया। और तवील फहरिस्त अखबारों में छप चुकी है जिन लोगों ने क्या क्या कुछ छुड़ाया या खाया या बनाया तोशाखाने से, तो लाओ। वरना याद रखना, लोगों के अंदर जो जहर भर रहा है वो उसका ग्राफ जैसे सैलाब का नहीं होता कि वो कहते हैं कि जी अब इस लेवल पे आ गया है, तो वो फिर किस लेवल पे जाता है मुझे नहीं पता। गाड़ियों से लेके घंटा घर तक तो उन्होंने बेच खाए हैं। वो अगर ये सिर्फ रुकता है चेयरमैन पीटीआई तक, तो ये तो 1 करोड़ एक, बल्कि अगर 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की है, तो 25 करोड़ सवाल होंगे। ये फैसल वावडा ने जो कहा है, मुझे नहीं पता कि उसका असेसमेंट है या उसकी खबर है या उसकी ख्वाहिश है, लेकिन ये क्या अकेला भाई, जब से तोशाखाना मर्ज़े वजूद में है तब से लेके अब तक कहानी जरा सामने रखो। हमारे यहाँ वो पता नहीं, एक पुरानी बात है, हम कहा करते थे, को बंदा था, को बेवकूफ़ साहब मेरी तरह को आदत थी, वो यूं 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 करता था। तो किसी ने कहा तुम थकते नहीं? उसने कहा हाँ थक जाता हूँ। उसने कहा जब ज़्यादा थक जाते तो क्या करता? कहता कहता फिर यूं यूं करता हूँ। ये है पाकिस्तान। तोशाखाना झेड़ा, तो अब इसको, इस खाना खराब को इसके अंजाम तक पहुंचाओ। सब चोर चकार डकैत सामने लाओ, इनकी तस्वीरें छापो और साथ कैप्शन हो, इनको वोट देना गुनाह कबीरा है। तो अच्छा कमाल मुल्क है, समझ नहीं आती मुझे। करते भी हैं और नहीं भी करते, आगे भी जाना है फिर पीछे भी आना है, चक्कर काटना है लेकिन फिर बोर्ड के नीचे आना है। खोती ने कुछ समझ नहीं आती। हाँ जी आगे चलो आप। हाँ साहब, ऐसे अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना तहाइफ पर यकसा कार्रवाई ना करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया। भाई देखना तो ये नोटिस क्या होता है, देखना तो ये है कि इस नोटिस का कोई नोटिस लिया जाता है या नहीं। मुर्गी चोर चोर पकड़े जाते हैं, जो हिरणों के शिकारी हैं वो हाथियों पर बैठ के निकल जाते हैं बैरून मुल्क। फिर वो कहते हैं आ रहा है जा रहा है, इस चक्कर में कौम को लगाया हुआ है, आ रहा है जा रहा है। अभी ना तेरे आणना को फर्क पैना है, ना तेरे जानना कुछ तब्दीली आई है, तो की आ रहा है जा रहा है, एक ड्रामा लगाया हुआ है। मामला सीधे पतरे हो गए सारे, यकीन दहानी मिल गई तो शरीफ ले आएंगे, नहीं तो वहां बैठे रहेंगे मौज करेंगे। ये जो अब बात आप करते हो ना कि नोटिस, नोटिस क्या है भाई? पकड़ो इनको। जब से ये तोशाखाना, तोशे खाने, कदम कदम पे तोशाखाना है इनका। ये अभी डीप फ्रीज होने की एहसास खबर सुनाई नहीं है, तो ये तोशाखाना नहीं है। जिन्होंने फ्रीज किए थे या तो उनको लाओ। को मजाक है? 2-3 साल एक पूरी स्टेट भूख मरते लोगों के वसाइल तुम लूट के काम पे लगाते हो, बहुत में कहते हो जी होगा ही कुछ नहीं, सारा कुछ रिवर्स हो गया। कोई तो मुजरिम है इस सारी वारदात के पीछे, कोई तो वारदातिये हैं। चलें यार आगे चलते हैं। हसन साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, दहशत गर्दों से नहीं। उन्होंने कहा कि अफगान हुकाम को यह पैगाम भी दिया है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। देखो, हजरत अली से मंसूब है कौल, किसी कमजर्फ पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। इससे आगे मैं क्या बात करूं? हम अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। उसकी वजह शायद हमने चूँकि 800 850 साल की गुलामियाँ ही काटी हैं ना, कभी खिलजियों गौरियों ये वो वगैरह, लोधियों मुगलों की, फिर गोरों की बेहतर थी। उनकी दी हुई चीज़ें आपने बर्बाद की हैं, लंबी लिस्ट है उनकी। उनकी डेमोक्रेसी पे आज आप भुतकते फिर रहे हो और उसको भी अब्यूज़ कर रहे हो आप।
तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो फलाना है, वो आई तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। ठीक कहा है उन्होंने, लेकिन हजरत अली का कॉल, वाह सुभान अल्लाह। और ये हुआ है, ये होता है जिंदगी में। कम ज़र्फ पे एहसान करो, बिल्कुल उसके शर से बचो। जी हसन साहब, ऐसे खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में 10 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों के लिए तालीम की पाबंदी आयद कर दी गई है। तीसरी जमात के बाद लड़कियां तालीम जारी नहीं रख सकेंगी। यार माइंड योर ओन बिजनेस। अभी तो मैंने कहा है, वो हमारा अपने मुल्क का, हमारा अपना 2.5 करोड़ बच्चा बरादर का मैं क्या करूं? मैंने ठेका लिया हुआ है। इस तरह के ठेके बंद करो। अपने पैरों में, अपनी टांगों में जान नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बोझ में आपका बांटना चाह रहा हूं। अजीब से लोग हैं। तीसरी जमात में, पहली में भी ना डालें, तीसरी क्यों? ये तकल्लुफ काहे के लिए भाई? वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इधर उधर के ठेके छोड़ के अपना मुल्क संभालो। तो ये मामागिरी जो है, अमी चिकट चौधरी बने फिर दे, अगे पल्ले कुछ नहीं। 30-35 लाख या पता नहीं कितना हो गया, वो मुझे नहीं पता। उनकी दूसरी तीसरी नस्ल हमारी गर्दनों पे सवार है, अपनी गर्दन ढलकी हुई है। अभी आपने वो जो बात सुनाई, उससे पहले एक ने लायलपुर में बच्ची बेची थी, वो पता नहीं सिंध की को खबर थी, पता नहीं कौन से इलाके की, एक खास तरह का इलाका, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। 3 बच्चे कुएं में फेंक के बाप ने भी छलांग मारी, किस्सा पाक कर दिया। अब इसमें ठीक है साहब, और याद रखना, ये बड़े बड़े शहरों में जो हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, उनमें कई जगह तो जो गैंग्स हैं, जाके पता करो किन के हैं कब्जा ग्रुप पर। ये और वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लगते हैं आपके? एम ही आपस में कश्तो खून से सारी तारीख भरी पड़ी है। फिर बिरादर बरूदर, बिरादर नहीं होते भाई, सके बिरादर नहीं होते। मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान की सर्विस इंडस्ट्री से लेके सैगल्स तक देख लो कितने के बरादर। अब आज फितरी बात है, मैं को अच्छाई बुराई के माने में ये बात नहीं कर रहा। आप अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगियां गुजारते हो। एक बाप की औलाद है, बाद में उसमें तकसीम हो जाती हो, बेटों में ना हो तो पोतों में हो जाती है, वो होनी होती है। एवं ही लोगों को भी जहर का टीका लगाया हुआ, वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। आप खुद भी अपने दुश्मन हैं। तो दुश्मनों के दरमियान एक शाम है, मनाए जाओ। 75 साल पे मुहीत शाम है। अच्छा चलें, ठीक है सर, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम कराने में कामयाब नहीं हुए, हमें लड़ाई की बजाय मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। जरदारी और नवाज ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो। तो आना ला यार, बाकी मामा ने बच्चे जमने बंद करते हैं। वाह बहू बिलावल, वाह। यानी मेरे और मरियम के, ये बाकी की ने। और ये मजे का खेज बात है। और दूसरी बात बहुत फजूल है। उसकी वजह है कि अगर तुम अपनी हुदूद में रहोगे तो बाकी भी अपनी हुदूद में रहेंगे। तसादुम या एक्सीडेंट होता ही उस वक्त है जब एक फरीक दूसरे की हुदूद में घुसता है। रोड एक्सीडेंट क्या होता है? मैं एकदम इंडिकेटर दिए बगैर किसी कुछ नहीं, मैंने लेन चेंज की है, वो क्या 1 in a million होता है कि जी बड़ी स्पीड पे जा रहे हो आप तो टायर फट गया। अदरवाइज हुदूद से निकलना, अपनी हुदूद से तजावुज करना, ये तो वैसे ही शिर्क है, कुफ्र है, जुल्म है। तुम तो अपनी हुदूद में रहते ही नहीं है। क्या कहलाते हैं, क्या अवामी नुमाइंदे? वो आम की बोटियां खा रहे हैं, उनका पुलाव बन रहा है, उनका पता नहीं क्या बन रहा है, उनकी बिरयानी तैयार हो रही है उनकी बोटियों से, अब हुदूद में। यानी आज भी अंदाजा लगाओ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रोटी कपड़ा मकान इक़्तिदार में आने से पहले ये नारा बिक गया, ये आज भी वही बेच रहे हैं अपना मकान सिंध में। ओए वो 40 साल यार, इससे भी ज्यादा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में तशरीफ़ लाए तो उनका ये जो बड़ा जो मेन स्लोगन था, उनके मैनिफेस्टो का उन्वान था रोटी कपड़ा मकान।
तब से लेके आज तक मकान ही बेची जा रहा है, मिल भी किसी ने नहीं रहा, ना रोटी ना कपड़ा ना मगा। तो अब मेरी और मरियम के वजह भाई क्यों? बच्चों ने माओ ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए हैं, काबिल बच्चे नहीं हैं। कौन से ऐसे सुरखाब के पर आपको लगे हुए हैं जो आम बच्चे को नहीं? वो 2 टांगों के साथ पैदा होता है, आप 4 के साथ आए, भाई कमाल है। आपकी 3 आंखें थीं, आम बच्चों की 2 होती हैं, फिर तो कोई बात समझ में आती है। अगर आप भी वही हो, आपको भी भूख लगती है, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, आपने भी तन ढांपना है, तो मैं ये बातें लोग नहीं सोचते, उनको इन्हीं जराइम की सजा मिलती है। एम ही नहीं फरमाया हमारे असलाफ ने कि जैसे अवाम हूं वैसे हुक्मरान पे मसलत कर दिए जाते हैं, और ढिठाई से फिर इस तरह की बातें करते हैं। माइंड सेट देखो, ये मरियम यार असली जाती उम्र है, नाल पे है, कल दी गल है, कैमराज लगे हुए मीडिया पे, हुक्मरान खानदान, वही हुक्मरान खानदान अपने बारे में अपने मुंह से। तो जब पता नहीं वो पनामा शनामा गंद को बला जो भी था वो चला, तो ये माइंड सेट है इन लोगों का। और रह गई लड़ाई, वो भी माल पे होती है। इक़्तिदार अगर खिदमत के लिए हो तो ये इस तरह कम्पीट ही कोई ना करे। अगर मैंने 16 घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करना है, डिप्रेशन में ही रहना है, खैर की खबर तो इस मुल्क में अब दूर दूर तक नहीं है। इफ आई एम हियर टू सर्व, बोले तो वक्त से पहले मौत आ जाएगी। ये माल मनाल पे जंग होती है। इक़्तिदार में क्या करने आना होता है? मैंने आपको संवारने आना है। मैं परकटा फरिश्ता हूं, मैं को वली अल्लाह हूं। मैं आके 18 घंटे में पागल हूं। मैंने सीनियर ग्रेड में जॉब व्हेन आई वाज इन माय 20s मैंने छोड़ दिया इस्लाम। मैंने कहा ये को काम है, क्लैरिकल सा काम है, सवेरे तैयार हो गए तो बिल्कुल नहीं जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी। ये आते हैं दिन रात असेंबलियाँ, तकरीरें, चिंगाड़ मार धाड़। वो ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों कहा था कि हम इक़्तिदार में हों तो पुलिस आगे आगे होती है, बाहर हों तो पीछे पीछे होती है। कुछ जिल्लत है, ये कोई इंसानों वाली जिंदगी है? क्यों आते हो मेरी खिदमत करने? वाह, अगर लोगों की खिदमत के लिए आते हो तो लोगों का हाल देख लो। छोड़ो, ये लड़ते मरते भी इसी तरह रहेंगे जो कह रहे हैं कि मुफाहमत हो। मुफाहमत किस बात की? ये तो माल पे झगड़ा है, ये तो खत्म ही नहीं होना। खिदमत के मैदान में मुकाबला करो तो झगड़ा कभी भी ना हो। आपकी नजरें कहीं और होती हैं, प्रोटोकॉल, टॉट टपे, ये वो, कानूनी गैर कानूनी काम, हर चीज को बुलडोज करो, माल बनाओ, कमीशन, किकबैक, बार जायदादें बनाओ। हाँ, ये मुकाबला तो इस काम का है। इस पे मुफाहमत कैसे हो सकती है? मुफाहमत होती है भले काम में, नेकी के काम में, खूबसूरत काम में। अच्छा यार मरियम आप भी आ जाओ, फारूक साहब तुसी भी आ जाओ, यार अतर तू भी आ जा, मिल के करने यार, ये देखो ये है वो। तो डकैती, ये इकट्ठे भी होते हैं तो वो फिर डकैती। इनकी मुफाहमत और इनकी मखासमत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ये याद रखना। आगे चलो, तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही। चल, बहुत खूब हसन साहब। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 20 साल चाहिए। पीआईए पर 742 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया है। पीआईए को लीज पर त्यारा देने के लिए कोई तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी, बहुत आला खबरें हैं और इसमें एक मैसेज है, वो मैं आपकी आसानी के लिए उसका अवामी ज़बान में तर्जुमा कर देता हूँ कि मुल्क 100 साल से पहले ट्रैक पे नहीं आना। कल्ली रेलवे, मोटा झटका काम, इसमें कोई अकल नहीं चाहिए, मिस्त्री चाहिए उसके लिए, मिस्त्री। उसके लिए अगर 20 साल चाहिए तो फिर बाकियों को भी अगर 20-20, 25-25 चाहिए तो 4-5 ही देख लो काम। 100 साल का नुस्खा है। ये मैसेज है बेसिकली साद रफीक, एंड ही हैज़ डन अ फेवर। और 100 साल मैं रियायती नंबर दे रहा हूँ और मैं साद रफीक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने लोगों को बिल्कुल ठीक कहा, दयानतदारी से। ये नहीं कि निकल आए हैं, ट्रैक पे चढ़ गए हैं, टेक ऑफ कर गए हैं, ये कोई टोपी ड्रामा नहीं किया। उसने बहुत खूबसूरत तरीके से
अच्छा, ये तो रेलवे तो काम ही कोई नहीं है, ये तो और तरह का काम है। ये मैनेजेबल है। अगर इसके लिए 20 साल चाहिए